बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हर बार की तरह हम इस बार भी कुछ नए जानकारी के साथ आ गए हैं आपके द्वार। करेंगे आपसे ढेरों बातें, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित है। गुलाब की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं रक्तगंधा। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ पाए। साथ ही खेत में शीघ्र रबी फसल लगाएं ताकि मिट्टी में बची नमी से रबी का अंकुरण हो सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लातेहार के कृषकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक कृषक जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में शीघ्र आवेदन जमा करें। किसान भाई, यदि आप अपने खेतों में फली छेदक कीटों से परेशान हैं तो नियंत्रण का आसान उपाय है। 250 ग्राम लहसुन और 2 किलो मिर्चा को 5 लीटर पानी में उबाल लें और जब 2.5 लीटर के आसपास पानी बचे तो छानकर 100 लीटर पानी में घोल बनाकर खेतों में छिड़काव करें। इससे फली छेदक पर नियंत्रण हो जाएगा। देखिए किसान भाई जो है, अगर फली छेदक अगर है आपके खेत में तो उसके नियंत्रण करने के लिए 250 ग्राम जो है वो लहसुन और 2 किलोग्राम मिर्चा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 5 लीटर पानी में उबाल लेते हैं और उबालने के बाद जब हमारे पास जो है 3 लीटर या 2.5 से 3 लीटर जब पानी बच जाता है तो उसको हम लोग छान लेते हैं और ये लगभग 60 से 70 लीटर पानी के लिए काफ़ी होता है। इसके अनुसार से अगर हम लोग देखें तो 100 से 150 ml या आप 100 ml के आसपास जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर इसका छिड़काव करते हैं तो पत्ती काटने वाले, चबाने वाले, छेद करने वाले जो कीट है उससे इस कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 22,250 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुमा, ग्लेडिएटर, मैनू पार्ले लगाएं। गुलाब की खेती के लिए मटियार दोमट से दोमट मिट्टी जो कि जीवांश युक्त हो और जल निकास भी अच्छा हो उपयुक्त है। साथ ही पीएच 6.5 से 7.5 हो। गुलाब को लगाने के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाला गड्ढा खोदकर पौधा मिट्टी के साथ लगाना चाहिए। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेती की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी, फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैंकोजेब या कैप्टान नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। ठंड का मौसम आ गया है और इस ठंड के मौसम में हमें अपने पशुओं का रखना है खास ध्यान। तो आइए ठंड के मौसम में जो भी किसान भाई बहन बत्तख पालन कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में आपको बत्तख के खान पान का किस तरह रखना है ख्याल और उनकी देखभाल के लिए किन किन उपायों को अपनाना है। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि ठंड के मौसम में बत्तख के खान पान एवं उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं डॉक्टर रविंदर कुमार। ऐसा है कि हमारे किसान भाई बत्तख की तो खेती करते ही हैं जी, लेकिन चूंकि ठंड का मौसम अभी चल रहा है जी जी, तो इस समय काफ़ी समस्या होती है। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या होती है उनके खान पान की, जी। क्योंकि खान पान पर ध्यान देना जी जी ज़्यादा बेहतर होता है कि ठंड न लगे। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करेंगे? ठंड का मौसम अभी प्रवेश कर रहा है और हमारे बहुत सारे जो किसान हैं बत्तख पालन करते हैं। और बत्तख पालन इसलिए करते हैं कि बत्तखों में बीमारियों की समस्या काफ़ी कम होती है। बत्तख काफ़ी हार्डी पक्षी है और बत्तख पालन करने का मुख्य कारण हमारे किसानों को है कि ये ज़्यादा अंडे देती है। मुर्गी की तुलना में आप देखेंगे तो अंडे भी ज़्यादा देती है। अंडे का साइज़ भी मुर्गी के अंडे की तुलना में बड़ा होता है। इसकी मांस को भी हमारे किसान भाई बेचकर मुनाफा करते हैं। तो बत्तख जो है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है और बत्तख इंटीग्रेटेड सिस्टम में भी काफ़ी जो है कि अच्छा से खेती के साथ आप कर रहे हैं, मछली पालन के साथ कर रहे हैं। तो बत्तख हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा जो है बत्तख पालन करते हैं झारखंड में और इससे उनको जो है काफ़ी आमदनी करते हैं। लेकिन ठंड का मौसम में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमारे किसान जो है परेशान होते हैं कि ठंड का मौसम आता है तो मृत्यु दर जो है बत्तखों में बढ़ जाती है। तो ठंड के मौसम में थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम जो है कि हम लोग बत्तख का जो है आवास ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ठंड का मौसम में देखा जाता है कभी कभी जो है झारखंड में की बात करते हैं अगर, तो ठंड का जो तापमान होता है कभी कभी 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री भी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में किस तरह से उसकी देखभाल करें। तो बत्तख में हम लोग जैसा जानते हैं कि जो बत्तख पालन हमारे किसान भाई करते हैं तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, या तो फिर मछली पालन के साथ भी करते हैं या फिर अलग से पानी की व्यवस्था करते हैं जो कि बत्तखों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ आवास की व्यवस्था यदि हम बात करते हैं तो बत्तख में आवास में हम लोगों को ठंड से बचाना होता है। ऐसा कि हम लोग को पता है कि बत्तख के लिए 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है ये काफ़ी आइडियल होता है। मतलब उसमें बढ़ने की क्षमता, अंडा देने की क्षमता की कोई कमी नहीं होती। लेकिन उसको सही वातावरण अगर नहीं मिलता है, तापमान अगर ज़्यादा ठंडा हो गया, कमरे का तापमान ज़्यादा ठंडा हो गया, बाहर का तापमान ज़्यादा हो गया, तो उसमें देखा जाता है कि बत्तख में जो परफॉर्मेंस है उसकी बढ़ने की क्षमता, अंडा देने की क्षमता कमी होती है। और इसका मुख्य कारण है कि उसमें खान पान में कमी आ जाती है, बत्तख जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए आवास की जो बात करते हैं तो सर्वप्रथम अगर ठंड का मौसम है तो ठंड अधिक हो रहा है तो आवास पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आवास के लिए हम लोग जानते हैं कि बत्तख का जो आवास हम लोग बनाते हैं ये छोटा सा आवास होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हमारे किसान भाई खर्च नहीं करते हैं। और इसमें देखा जाता है कि जब ठंड का मौसम है तो आवास को बिल्कुल ठंडी हवाओं से बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, खास करके रात के समय में। रात में जब वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो जाता है और आवास में बहुत जगह टूटा है या छत टूटा है या खिड़कियां टूटी हैं तो उसको अच्छी तरह से बंद कर दें। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ है कि आवास कभी कभी देखा जाता है बत्तख जहाँ पे उनका आवास होता है, ज़्यादातर जो ज़मीन होता है वो गीला होता है या कच्चा आवास होता है। तो ठंड के मौसम में जो गीला आवास होगा तो बत्तख को ज़्यादा नुकसान करेगा। तो आप ये कोशिश करें कि उसका जो फ्लोर है, ज़मीन है, वो गीला नहीं हो, वो सूखा हो। साथ ही साथ जब ठंड का मौसम, जब पीक पे ठंड होता है उस समय आप कोशिश करें कि जो उसका आवास है उसके ज़मीन पर बेडिंग की व्यवस्था करें। बेडिंग के लिए आप पुआल का कुट्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा है उसको यूज कर सकते हैं। उसको लगभग 1 से 2 इंच मोटा
जो है बेडिंग आप दे दें और उस पर बत्तखों को रात में रखें, तो इससे काफ़ी हद तक जो है ठंड से जो होने वाली परेशानियां होती हैं, उसको नुकसान जो होता है वो उससे आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आवास की यदि बात करते हैं तो ठंड के मौसम में विशेष रूप से जो डकलिंग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उसकी मृत्यु दर बढ़ने की संभावना अधिक होती है क्योंकि ठंड से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये जो छोटे डकलिंग होते हैं, खास करके 4 सप्ताह तक की उम्र के, तो इसमें तापमान जो है विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला जो सप्ताह होता है उसमें लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका तापमान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सप्ताह में आप 3 से 4 डिग्री तापमान कम करते जाइए और लास्टली 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो है उसमें उसके कमरे के आवास का होना चाहिए। तो इस तरह से आप तापमान अगर नियंत्रण करेंगे तो उसके खान पान में भी कमी नहीं आएगी और जो मृत्यु दर जो बढ़ने लगती है ठंड के मौसम के कारण जो परेशानियां होती है वो उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ जब आप बेडिंग दे रहे हैं, बिछावन दे रहे हैं, तो बिछावन जब दे रहे हैं तो उस समय ये ध्यान दीजिए कि बिछावन को नियमित रूप से वहाँ से हटाते रहें, फंगस नहीं हो, क्योंकि फंगस से बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। बत्तख के लिए चूंकि तालाब की भी आवश्यकता होती है, तो कितनी मात्रा में बत्तख रखने पे कितनी बड़ी तालाब की आवश्यकता पड़ेगी? बत्तख में तालाब की आवश्यकता नहीं होती है, बत्तख के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप छोटा सा एक पानी का 1 बाई 1 मीटर का स्पेस बना करके भी आप पानी की व्यवस्था कर दें तो उसमें बत्तख सिर्फ अपने चोंच को पानी में डुबाता है, इसलिए पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अभी आवास की यदि बात कर रहे थे तो आवास में हम बता रहे थे कि तापमान नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ खान पान की उचित व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। ठंड के मौसम में जब ठंड अधिक होता है तो जो हम खाना दे रहे हैं, नॉर्मली जो है हम बेस्ट ही देते हैं खाना उसको, जो बत्तख को देते हैं, तो उसमें दाना मिश्रण, और दाना मिश्रण में प्रोटीन की मात्रा 16 से 17% जो है प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके साथ में हरा चारा, जो भी हरे घास है, जो अच्छी क्वालिटी के हरे घास है, उसको भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ में दाना मिश्रण जो देते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप सरसों की खल्ली का उपयोग कर सकते हैं, बादाम की खल्ली का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो उसमें फंगस नहीं हो, मोल्ड नहीं हो, नहीं तो वो फिर काफ़ी वो प्रभावित होते हैं उससे और मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोटीन की मात्रा या फैट की मात्रा, जो भी चर्बी है, तो चर्बी आपका जो खल्ली है, सरसों की खल्ली है या बादाम की खल्ली है, उससे भी चर्बी आ जाता है, या ऊपर से भी अगर आप चर्बी देना चाहते हैं किसी सोर्स से तो वो आप उसको दे सकते हैं। जिससे ठंड के मौसम में यदि आप इस तरह से खान पान में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, उसकी संतुलित आहार अगर देते हैं तो खान पान जो है कि उससे जो नुकसान जो होता है, जी ठंड से होने वाली जो नुकसान होती है उससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि पानी का जो व्यवस्था है वो साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर ठंड है तो देखा जाता है पानी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा हल्का सा उसको गुनगुना करके, या उसका जो कहते हैं कि उसका जो ठंडक है वो ख़त्म करके आप अगर पानी पीने को देते हैं, तो पानी अगर वो सफिशिएंट मात्रा में पीता है तो उससे क्या होता है कि जो नुकसान हो रहा है या फिर जो कमी हो रही है, ठंड के मौसम में पानी कम पी रहे, तो उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो है बत्तख में 2 बीमारियां, क्योंकि ठंड के मौसम में जैसे ही कि बत्तख जो है प्रभावित होते हैं या ठंड अधिक लग रहा है या उससे दबाव में आते हैं, तो बीमारियां होने की संभावना उस समय बढ़ जाती है। तो बत्तख में चूँकि मुर्गियों वाली बीमारियां बत्तख में नहीं होती है, तो बहुत सारे किसान इससे कंफ्यूज करते हैं कि मुर्गियों में जो बीमारी होती है उसका टीकाकरण करें। नहीं, बत्तख में 2 बीमारियां जो प्रमुख है उसमें जो है कि एक डक प्लेग है और डक कॉलरा है। डक कॉलरा लगभग 4 सप्ताह में हम लोग देते हैं डक कॉलरा का जो टीकाकरण है, और डक प्लेग लगभग 8 सप्ताह की उम्र में बत्तखों को देते हैं। 2 अगर टीकाकरण करते हैं तो मृत्यु दर बत्तखों में काफ़ी कम कर सकते हैं। जी चलिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हमारे किसान भाइयों को बत्तख के देखभाल, उसके खान पान के बारे में, खासकर ठंड के मौसम के लिए आपने बहुत विस्तार से और अच्छी जानकारियाँ दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम बातें करने जा रहे हैं पोषक वाटिका से लाभ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पोषक वाटिका क्या है और पोषक वाटिका से आप किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए बिना देर के इसके बारे में आपको बताते हैं। हम लोग आज जानकारी हासिल कर रहे हैं कि पोषक वाटिका होता क्या है और वैज्ञानिक तरीके से इसको कैसे विकसित की जा सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारी जो भी पोषक वाटिका के रूप में अपने घर के आसपास विकसित करना चाहते हैं या खेत में विकसित करना चाहते हैं जी, तो वो कैसे करेंगे, क्या करें? जी, मैं पहले बताऊं कि पोषक वाटिका है क्या? जी सिलसिलेवार ढंग से जी देखिए, एक घर के, अगर सिंपल शब्दों में कहें, अगर साधारण भाषा में कहें, तो घर के आसपास, घर मतलब जो है घर वालों की ज़मीन पे और घर वालों के प्रयास से, यानी घर के सदस्यों के प्रयास से
घर के लिए, घर की रसोई के लिए ताज़ी फलों और सब्जियों का व्यवस्था करना ही मतलब जो है पोषक वाटिका का उद्देश्य है। और जो ज़मीन है जहाँ पे कि हम लोग ये सारी चीज़ उगाते हैं, मतलब ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ जो कि मतलब पोषण से भरपूर होती हैं, तो उस जगह को हम लोग पोषक वाटिका कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ये किचन गार्डन, रसोई वाटिका, गृह वाटिका, पोषण वाटिका, होम गार्डन, सर इसी के मतलब जगह पे मतलब प्रयुक्त होता है। ये तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे अधिकांश राज्यों में ये परंपरागत रूप से मतलब ये विकसित है पहले से। अब क्या है कि इसमें कुछ वैज्ञानिक तरीके से हम लोग इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। पहले तो जैसे लोगों के पास संसाधन सीमित थे, लोगों के पास जानकारी सीमित थी, लोग उस हिसाब से अपना वो करते थे, डेवलप करते थे। अब हमारे पास वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं, बहुत सारे मतलब जो है तरीके हैं कि कैसे हम लोग उसको लगावें, कैसे उसका ओरिएंटेशन करें। तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जी विकल्प हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इसको तैयार करने के लिए जो आप गमला रखिए या फिर क्यारी बनाइए, तो वो शुरुआती दौर में किस ढंग से वो करेंगे, क्या करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज़ के लिए हम लोग स्थल का चयन करते हैं। जी स्थल का चयन यहाँ पे इसलिए मैंने तो जैसे कि बताया कि आपके ज़्यादा विकल्प क्योंकि घर के आसपास करते हैं, क्योंकि घर के बच्चे, घर के महिलाएं, घर के बड़े बुजुर्ग, घर के सदस्य सभी लोग इसमें जुड़े होते हैं। आपको किचन में अगर मिर्ची घट गई, आप सीधे जाके तोड़ के ले आए, लहसुन के पत्ते, धनिया पत्ते घट गए, जाके तोड़ के ले आते हैं। आनंद भी मिलता है, उसका एक उद्देश्य भी है, हॉबी है, शौक हो जाता है, इसी बारे आप इन्वॉल्व होते हैं। हमारे बच्चे सीखते हैं, जो इसके फायदे हैं, हमारे बच्चे उसमें जुड़ते हैं, शुरू से खेती किसानी सीखते हैं। और जो है मतलब अब तो लोगों ने आदत बना लिया कि जाएंगे सुबह टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह, थोड़ा मेहनत भी हो जाएगी, मेहनत भी है, हॉबी भी है। जी तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि उसको हम तैयार कैसे करें, मिट्टी कैसे लगे, क्योंकि हम तो जानकार है नहीं डॉक्टर साहब। देखिए, मैं वैसे बताया कि घर के बगल में है, स्थल चयन ऐसा करें जिसमें कि धूप आवे। जी नॉर्मली गर्मियों में तो धूप की ज़्यादा परेशानी नहीं होती, जाड़ों में होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जाड़ों में सूर्य चूँकि आपका दक्षिण की तरफ रहता है, तो घर के दक्षिण तरफ बनाते हैं। अब अच्छा, रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी उसका दोमट बलुआही मिट्टी रखते हैं जिसमें कि मतलब पानी जमे नहीं। और अगर वैसी मिट्टी नहीं तो कुछ मिट्टी में सुधार करते हैं हम लोग, जैसे कंपोस्ट वगैरह डाल के सुधार करते हैं। अगर क्षारी है तो उसमें जिप्सम डालेंगे, जो तरीका है। एसिडिक है तो उसमें लाइम डालेंगे मेंटेन करने के लिए। मतलब मिट्टी की तैयारी आपको पूर्णतः पहले करनी है। जी शुरुआती दौर में। शुरुआत में अब जैसे बहुत होता है कि नया नया घर बनाए, शिफ्ट किया उन्होंने, लोग आजकल बगल में रखते भी हैं, तो उस केस में आपको पहले थोड़ा सा डिस्क हैरो, फिर जो भी है टर्न कल्टीवेटर वगैरह, उस हिसाब से ज़मीन तैयार कर लीजिए। अच्छा होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे घर बनाए तो घर की ज़मीन अपना ऊपर में भरने में काम आ जाती है, रूफ पर। जी नहीं, तो अच्छा है ना कि आप जैसे अगल बगल में तालाब कहीं पे है, खुदाई हो रही है, वहाँ की मिट्टी ला के वहाँ भर लीजिए। एक घर में अमूमन 2 माता पिता हैं, 3 बच्चे हैं और 2 हमारे माता पिता हो गए, मतलब जो घर के वाले हैं, तो 5-7 सदस्यों के लिए 300 साढ़े 300 स्क्वायर मीटर में। जी स्क्वायर मीटर, मतलब चूँकि आपको सालों भर मिलते रहे, हर मौसम में 5-7 सब्जियां बनी रहे, कुछ फल वगैरह भी, जो ताजे फल भी मिलते रहे। छोटे छोटे पौधे, बड़े पौधे नहीं लगाएंगे। छोटे पौधे जो लगाएंगे वो कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा घर का अपना खर्चा निकलते रहे? जैसा मैंने बताया शुरू में कि जैसे धूप वगैरह की जो देखनी होती है, तो आप दक्षिण की ओर ना करके उत्तर की तरफ लगाएं। और जो छोटे फल जैसे आंवला हो गए, करौंदा हो गया, अमरूद है, पपीता है, नींबू है, इस तरह के जो छोटे वैरायटी वाले, जो छोटे वाले जो कि आपको हमेशा काम आएंगे, इन सारे फलों को आप वहाँ पे, अनार है, ये सारे फलों को वहाँ पे आप लगा सकते हैं किनारे किनारे में। जी और साथ में जैसे लतेदार सब्जी भी उसमें लगा सकते हैं, सेम हो गया। बिल्कुल जी। होता क्या है ना कि आप कहीं भी लगाएंगे, जब तक आप घेरान नहीं करते हैं तो आप वहाँ पे अच्छी फसल नहीं ले सकते। कहीं पे जाएंगे आपको मतलब बचाव करना होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मली 3 तरफ घेर देते हैं। एक तरफ अगर घर नहीं है तो 4 तरफ घेरे, एक तरफ थोड़ा सा ओपन रखते हैं, और 3 तरफ जो है उस पर कद्दू वर्गीय सब्जियों को लत चढ़ा देते हैं घेरान पे, और एक तरफ सेम वगैरह रखते हैं। तो चारों तरफ उसका भरपूर उपयोग हो, मतलब इसका व्यवस्था होता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो घरेलू जो महिलाएं होती हैं, वो उसमें क्या खाद डालेंगे, समय पर क्या उसका यूज करें? जी देखिए, आजकल तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। घर में पहले भी होती थी, अब क्या है कि जैसे 2 कॉर्नर पे
स्पेस है तो जो एक जगह वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना लीजिए, बहुत आसान है। एक जगह कंपोस्ट यूनिट, नॉर्मल कंपोस्ट यूनिट, तो दोनों की आपकी सुविधा होगी। वर्मी कंपोस्ट जो है मतलब प्रचुर मात्रा में आपको जो है जो मतलब संतुलित जो उसके तत्व हैं वो जरूरी है वो मिलेगा। और जो ये हमारा कंपोस्ट है उससे भी हो जाएगा। तो अलग अलग कॉर्नर पे आप जो घर से जो वेस्ट निकल रहे हैं, जो घर से अवशेष हैं, जो किचन से निकल रहे हैं, जो किचन का पानी है जो यूज हो रहा है उसी को यूज करना है। और जो किचन से जो अवशेष निकल रहे हैं उसको वहाँ पर हम लोग कंपोस्ट में डालेंगे। वो कंपोस्ट हो गया जी, कंपोस्ट होगा तो फिर वो भी तैयार होगा। और अगर आपके पास जानकारी है, आपने ट्रेनिंग ली भैया, पता है, तो आप वर्मी कंपोस्ट जो कचुआ खाद जिसे बोलते हैं उसको भी तैयार कर लीजिए। आप अपने घर के लिए भी होगा, आपके गमलों के लिए होगा, और अन्य जो आप चाहें तो उससे कमा भी सकते हैं, लाभ भी थोड़ा सा अगर ढूंढ ज़्यादा है तो। जी होती हैं। वो किस प्रकार से या घर के अन्य सदस्य भी चाहे तो किस प्रकार से पोषक वाटिका निर्माण अपने घर के आसपास या छत पर या जहाँ चाहे उस तरह से ये करके उसका आनंद ले सकते हैं, और घर में सब्जियों की कमी उनको कभी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, सालों भर मिलती है। जी। ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। देखा ना किसान भाई बहनों, पोषक वाटिका से भी हम किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। फिर से आपसे यूं ही बातें करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।